हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन को अगर मैं एक लेमन की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक्स्ट्राडिशन में जनरली दो कंट्रीज़ रहती हैं। अगर कोई एक पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल है, उसने एक कंट्री में कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है, और वो उस क्राइम के पनिशमेंट से बचने के लिए दूसरी कंट्री में चला गया, तो जो फर्स्ट कंट्री है जहाँ क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हुआ है, वो कंट्री दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करती है कि आप उस इंडिविजुअल को हमें हैंड ओवर करिए, जिससे हम उस पर प्रॉपर एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके थ्रू उस पर एक्शन ले सकें। ये पूरे प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है चीज़ें एक लेमन की लैंग्वेज में। द टर्म एक्स्ट्राडिशन ओरिजिनेट फ्रॉम टू लैटिन वर्ड एक्स मीनिंग आउट एंड ट्रेडियम मीनिंग गिव अप। ठीक है, अब आउट एंड गिव अप का मीन्स वही कि दूसरी कंट्री उसको उस एक्यूज्ड को या उस कन्विक्टेड पर्सन को आउट करती है और गिव अप करती है अपनी टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लैटिन लीगल मैक्सिम ऑट डेरिडे ऑट जुडिकेयर मीनिंग आइदर एक्स्ट्राडिट और प्रोसिक्यूट। ये एक्स्ट्राडिशन जो है इस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम पे बेस है, जिसका जो मीनिंग है वो है या तो आप एक्स्ट्राडिट करो, उसे डिलीवर करो, या फिर आप उसे प्रोसिक्यूट करो। ठीक है, ये जनरली इस मैक्सिम का मीनिंग है। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि एक्स्ट्राडिशन जो वर्ड है वो लैटिन से ओरिजिनेट हुआ या ग्रीक से, और कौन सी लीगल मैक्सिम पे वो डिपेंड करता है या बेस है। ठीक है, अगर हम ओपनहाइमर की डेफिनेशन को देखें तो एक्स्ट्राडिशन इज अ डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट on whose territory he is alleged to have committed or have been convicted of a crime by the state on whose territory he happens for the time to be। देखिए ओपनहाइम ने कैसे डिफाइन किया। ओपनहाइम ने कहा एक्स्ट्राडिशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिलीवरी होती है एक्यूज्ड की, जिस पे एलिगेशन है कि उसने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, या कन्विक्टेड इंडिविजुअल की जिसको पहले से ही कन्विक्शन हो गया है और वो कन्विक्शन से बचने के लिए दूसरी कंट्री चला गया है। ठीक है, तो ओपनहाइमर के अकॉर्डिंग एक्स्ट्राडिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिलीवरी होती है उस एक्यूज्ड पर्सन की या उस कन्विक्टेड पर्सन की उस स्टेट में जहाँ पे उसने, उस टेरिटरी में उसको डिलीवर किया जाएगा जहाँ पे उसने क्राइम कमिट किया है। ठीक है, और ये डिलीवरी कौन करेगा, वो स्टेट करेगा जहाँ पे उस टाइम ऑफ बीइंग में वो पर्सन जहाँ रह रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं द फिलोसफी बिहाइंड एक्स्ट्राडिशन, तो जो कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्राडिशन इज बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट एन एक्यूज्ड और कन्विक्ट कैन बी ट्राइड और पनिश्ड विद द utmost efficacy at the place where the cause of action arose or the crime took place। देखिए जो एक्स्ट्राडिशन है उसकी जो फिलॉसफी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंडिविजुअल एक जगह से क्राइम करके दूसरी जगह चला गया है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री भी उसे प्रोटेक्ट ना करे, क्योंकि उसने यहाँ क्राइम किया तो हो सकता है वो वहाँ भी क्राइम कर सकता है बाद में। ठीक है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे उसने क्राइम किया है और जहाँ पे वो चला गया है वो कंट्री उसको डिलीवर करे। ठीक है, क्यों डिलीवर करे, क्योंकि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है, जहाँ पे क्राइम टुक प्लेस हुआ है, वो वाली कंट्री ही उसे पनिश करे या उस पर ट्रायल कंडक्ट करे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, मोर एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी किक्स इन वाइल डीलिंग विद एक्स्ट्राडिशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, हर कंट्री के, हर स्टेट या हर कंट्री की अपनी सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल और अपने फॉरेन अफेयर्स में। ठीक है, तो जब भी टेरिटरी की बात आती है, क्योंकि वो पर्सन एक कंट्री की टेरिटरी को छोड़ करके दूसरी कंट्री की टेरिटरी में चला गया है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरी कंट्री की जो सोवरेनिटी है वो बहुत बार, ये कॉन्सेप्ट जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार एक्स्ट्राडिशन के कॉन्सेप्ट पे भारी पड़ जाता है। ठीक है, कंट्री अपने सोवरेनिटी का हवाला दे करके एक्स्ट्राडिशन नहीं करती है, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, स्टेट सोवरेनिटी रिफर टू द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट ओवर इट्स ओन सिटीजन एंड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि वो कंट्री जहाँ पे वो एक्यूज या कन्विक्टेड पर्सन फ्री होकर के चला गया है, ठीक है, वो अपने उस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए एक्स्ट्राडिट नहीं करती है।
यही सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो क्लैश होता है सोवरेनिटी एंड एक्स्ट्राडिशन के कॉन्सेप्ट को, इससे बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देने के लिए क्या किया जाता है, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी फॉर्म की जाती है। ठीक है, पहले से ही हर कंट्रीज़ के जैसे इंडिया, यूके, कनाडा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं पहले से ही। ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि अगर इंडिया में क्राइम करके कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर चला जाता है, ठीक है, तो उसको वापस वो कंट्री एक्स्ट्राडिट करे। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिन्होंने अपने अपने पीनल कोड में भी ये प्रोविज़न, एक्स्ट्राडिशन के प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्राडिशन। देखिए, जो भी ट्रीटीज़ रहती है उनमें ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। देखिए, रेसिप्रोसिटी से आपको समझ ही आया होगा जो टर्मिनोलॉजी है रेसिप्रोसिटी से, कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आपको भी इन रिटर्न उसके लिए कुछ फेवर करना है। इट प्रोवाइड दैट एवरी एक्ट ऑफ फेवर, रिस्पेक्ट, बेनिफिट और पेनल्टी दैट अ कंट्री बिस्टो ऑन द सिटीजन और लीगल एंटिटी ऑफ अनदर कंट्री शुड बी रिटर्न इन द सेम मैनर। रेसिप्रोसिटी का वही मतलब है, अगर कोई कंट्री उस इंडिविजुअल को आपको वापस डिलीवर कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, फेवर कर रही है रिस्पेक्ट के उसमें या आपको बेनिफिट देने के लिए, तो वही सेम रिस्पेक्ट, वही सेम फेवर आपको भी इन फ्यूचर अगर ऐसा हो तो आपको भी रिटर्न करना होगा। ठीक है, अगर आज यहाँ से क्राइम करके इंडिविजुअल यूके गया है, तो यूके से अगर इंडिविजुअल कभी क्राइम करके इंडिया आएगा तो आपको उसको भी एक्स्ट्राडिट करना पड़ेगा। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें क्या है, द एक्ट फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन या कन्विक्टेड इज रिक्वेस्टेड टू बी एक्स्ट्राडिट बाय द रिक्वेस्टिंग स्टेट मस्ट बी अ क्राइम इन द टेरिटोरियल स्टेट एज वेल। डबल क्रिमिनलिटी मतलब जिस स्टेट ने डिलीवर करने की रिक्वेस्ट भेजी है और जो स्टेट डिलीवर कर रहा है, वो दोनों स्टेट में जो भी उस इंडिविजुअल ने एक्ट किया है। देखिए, एक स्टेट जब रिक्वेस्ट करता है दूसरे स्टेट को कि ये इंडिविजुअल ने हमारे यहाँ ये एक्ट किया है और ये एक्ट हमारे यहाँ एज अ क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, इस एक्ट को स्टेटस मिला है क्रिमिनल एक्ट का, तो वही सेम एक्ट को दूसरी कंट्री जो डिलीवर करेगी वहाँ भी सेम एक्ट को क्रिमिनल का स्टेटस होना चाहिए। यही डबल क्रिमिनलिटी कहता है। तभी एक्स्ट्राडिशन होगा जब दोनों कंट्रीज़ में वो पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन क्रिमिनल होगा। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं। प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। देखिए, डबल जियोपार्डी सिंपली जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी या क्रिमिनोलॉजी में, कि जो पर्सन एक बार द पर्सन हु हैड ऑलरेडी बीन ट्राइड एंड पनिश्ड कैन नॉट बी एक्स्ट्राडिट इफ द रिक्वेस्ट पर्टेन टू द सेम क्राइम। अगर एक पर्सन है, उसको सेम क्राइम के लिए पहले पनिशमेंट हो गया है, ठीक है, या उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, एक्विट कर दिया गया है, फिर वो दूसरी कंट्री चला गया है, तो फिर से वो पहली कंट्री दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट नहीं करेगी कि सेम क्राइम के लिए कि आप उसको वापस एक्स्ट्राडिट करो, ठीक है, जिसमें उसको वो ट्राइड हो गया है और उसको पनिशमेंट मिल गया है, या ट्राइड हुआ है और वो एक्विट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, कि एक क्राइम के लिए इंडिविजुअल एक ही बार ट्राइड और पनिश्ड होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ठीक, अब है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी प्रोवाइड दैट द रिक्वेस्टिंग स्टेट टू बाउंड टू ट्राई और पनिश द एक्स्ट्राडिट ऑफेंडर ओनली फॉर द ऑफेंस फॉर विच ही इज एक्स्ट्राडिट। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, डबल क्रिमिनलिटी और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन को लेकर के। डबल क्रिमिनलिटी जैसे कहती है कि दोनों कंट्री में उस पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन क्राइम होना चाहिए। स्पेशलिटी कहती है जिस क्राइम के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इस इंडिविजुअल ने ये क्राइम कमिट किया है और हम इसकी डिलीवरी चाहते हैं और हम इसको एज अ ट्राई या पनिश करेंगे इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो उसी ऑफेंस के लिए ही जब वो कंट्री में वापस आ जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ही, ठीक है, ट्रायल किया जा सकता है या उसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ही पनिशमेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिक्वेस्ट करी एक इंडिविजुअल की कि इसने हमारे यहाँ मर्डर कमिट किया है और जब वो एक्स्ट्राडिट हो गया आपकी कंट्री में तो आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो थेफ्ट का, ठीक है, या मर्डर से माइनर कोई भी हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो आपने वायलेशन किया है
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का। और यही सेम चीज़ यूनाइटेड स्टेट वर्सेस रॉशर के केस में सामने आई थी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू बी ट्राइड फॉर अ मर्डर, एक्स्ट्राडिट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, यूएसए में उसको एक्स्ट्राडिट किया था और एक्स्ट्राडिशन का जो चार्जेस थे वो थे मर्डर कमिट किया है। लेकिन जब एक्स्ट्राडिट हो गया तो उसको जो पनिशमेंट मिला वो ग्रीवियस हर्ट का मिला, ठीक है। चाहे वहाँ पे उस टाइम पे देखिए ग्रीवियस हर्ट का मिला और रीज़न ये दिया गया कि सब्सटैंशियल एविडेंसेस नहीं थे कि ये साबित हो जाए कि इन्होंने मर्डर किया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का वॉयलेशन है। कैसे? जब आप एक्स्ट्राडिशन की मांग करते हो उससे पहले ही आपको सारे के सारे एविडेंसेस, सब्सटेंशियल एविडेंसेस और प्रूफ को देख करके ही आप बात एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एलिगेशन के बेसिस में आप रिक्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट जब हम पॉलिटिकल क्राइम्स, रिलीजियस ऑफेंसेस या मिलिट्री ऑफेंसेस की बात करते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कैसे डिफरेंट क्राइम्स को, ठीक है, एक एक्स्ट्राडिशन में अगर एक पर्सन कोई एक क्राइम कमिट करता है और दूसरी कंट्री चला जाता है तो वहाँ से उसको रिक्वेस्ट की जाती है। ये क्राइम में सारे क्राइम नहीं आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। सारे क्राइम नहीं आते हैं का मतलब पॉलिटिकल ऑफेंसेस, रिलीजियस ऑफेंसेस या मिलिट्री ऑफेंसेस एक्सेप्शंस माने जाते हैं एक्स्ट्राडिशन के। अब पॉलिटिकल ऑफेंसेस क्या होते हैं? पॉलिटिकल ऑफेंसेस इज द वन दैट इज एक्सक्लूसिवली एम्ड एट द स्टेट और अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट विदाउट इंजरिंग प्राइवेट पर्सन, प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट एंड नॉट कंप्लेन बाय द कमीशन ऑफ कॉमन क्राइम। देखिए पॉलिटिकल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसका मेन एम जो होता है ना वो होता है स्टेट के अगेंस्ट या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जब वो लड़ रहे होते हैं। इसमें कहीं भी आपका एम किसी प्राइवेट पर्सन को इंजर करना, प्रॉपर्टी को इंजर करना नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना क्राइम के वो नहीं प्रेजेंट होते हैं पॉलिटिकल ऑफेंस में, जैसे ट्रेजन है, सेडिशन है, एस्पोनेज है, ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉलिटिकल ऑफेंसेस है जिसमें जो पावर में उस टाइम पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या जो स्टेट है उसके अगेंस्ट, उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जब कोई भी एक्ट करते हो, ठीक है, जो मेन एम होता है वो अगेंस्ट आपके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट रहता है, उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अगर आप कोई भी एक्ट करते हो जिसमें आपका एम जो है वो किसी भी प्राइवेट पर्सन को इंजर करना नहीं है, प्रॉपर्टी को इंजर करना नहीं है, इंटरेस्ट को इंजर करना नहीं है, तो वो सारे एक्ट्स को पॉलिटिकल ऑफेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगर सपोज करिए कोई आपकी कोई आइडियोलॉजी, आप किसी आइडियोलॉजी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप उस आइडियोलॉजी के फेवर में ना होकर के क्या करते हैं, आप हाईजैकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप टॉर्चरिंग कर रहे हो, तो ये सारे पॉलिटिकल क्राइम के इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप हाईजैकिंग कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल क्राइम में नहीं आती हैं, ठीक है। जस्टिस केव ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पॉलिटिकल ऑफेंस की यहाँ पे दी थी, ठीक है। आगे हम उसका केस देखेंगे, ठीक। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर देयर मस्ट बी 2 or more parties in a state, ठीक है, each seeking to impose a government of their own choice on the other, and that if the offence is committed by one side or on the other in pursuance of that object, it is a political offence, otherwise no। तो देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि एक, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, वो दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी गवर्नमेंट को या अपनी आइडियोलॉजी को चूज़ करना चाहती है गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, और इस पर्सुएंस में अगर एक साइड या दूसरी साइड में से किसी भी साइड से कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑफेंस कमिट हो जाता है तो वो पॉलिटिकल ऑफेंस की क्राइटेरिया में आएगा, क्योंकि जो मेन एम है वो इंजरी नहीं है, प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाना नहीं है, वो क्या है, वो अपनी आइडियोलॉजी या अपनी गवर्नमेंट को बनाना है, ठीक है। जो मेन एम है उसको देखा जाता है पॉलिटिकल ऑफेंस में, ना कि आपने जो एक्ट कर दिया है उसको देखा जाता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर एक्ट को जिसका एम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, या मतलब जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट के, अगर आप कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के एम के साथ हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि सारे एक्ट्स को पॉलिटिकल ऑफेंस की क्राइटेरिया में रख दिया जाता है। अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हो जिसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन के अंदर आता है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
दी गई या जेनोसाइड कन्वेंशन जो है 1948 उसके अंदर अगर वो एक्ट आते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपनी आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए, ठीक है, क्या किया, कॉल की अपनी सेम आइडियोलॉजी के ग्रुप्स को, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक्ट किए जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, तो उसमें आप पॉलिटिकल ऑफेंस का को नहीं आप कह सकते कि हमने तो पॉलिटिकल ऑफेंस किया है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हाईजैकिंग है, टॉर्चर है, इंजरी टू डिप्लोमेट्स है, ग्रेव ब्रीचेस हैं, जो भी हम लॉ ऑफ वॉर या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के जो भी लॉज पढ़ते हैं उसके अगर अगेंस्ट आपने ये किया है या ब्रीच किया है उन लॉज को, तो वो सारे लॉज, ठीक है, वो सारे एक्ट्स पॉलिटिकल ऑफेंस के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मिलिट्री ऑफेंस और रिलीजियस ऑफेंस, ठीक है, अगर कोई अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, और उस पर कोई उस टाइम की जो गवर्नमेंट है इन पावर, उन्होंने कोई एक केस कर दिया है, और क्योंकि जो अथॉरिटी में है वो गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसकी रिलीजियस ऑफेंस का कोई केस कर दिया है, और वो पर्सन अगर फ्ली होकर के दूसरी जगह चला गया है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री उसको एक्स्ट्राडीट नहीं करेगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसने उस पहली कंट्री में अपनी रिलीजियस एक्सप्रेस की, रिलीजियस व्यूज़ को एक्सप्रेस किया और उस पर कोई एक केस लग गया है। सेम है मिलिट्री ऑफेंसेस के साथ। मिलिट्री ऑफेंसेस में सिर्फ मिलिट्री ऑफेंसेस में कॉमन क्राइम्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। वो सारे ऑफेंसेस जो मिलिट्री में एज अ ऑफेंस हैं, अगर वो कोई पर्सन कमिट करता है तो वो अगर फ्ली होकर के दूसरी कंट्री चला जाता है तो उसको एक्स्ट्राडीट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सारे जो भी एक्सेप्शंस हैं ना, इनके पीछे भी एक फ़िलॉसफी है, ठीक है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट इन पावर है उसने पॉलिटिकल ऑफेंस में, रिलीजियस ऑफेंस में, मिलिट्री ऑफेंसेस में अगर उस इंडिविजुअल को मींस उस पर ट्रायल स्टार्ट कर दिया है तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बायसनेस हो, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हो, ठीक है, क्योंकि उस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट उस पर्सन ने कोई भी पॉलिटिकल ऑफेंस किया है, ठीक है, रिलीजियस ऑफेंस भी वही है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में क्योंकि अच्छे से ट्रायल नहीं हो सकता है, ठीक है, बायसनेस आ सकती है, ठीक, इसी वजह से सेम इस रीज़न की वजह से ही जो है एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है रिलीजियस ऑफेंस में, मिलिट्री ऑफेंस में एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब इंटरनेशनल लॉ ऑन एक्स्ट्राडिशन, ठीक है, ये जिनेवा कन्वेंशन and their additional protocols, United Nation Model Treaty on Extradition या United Nation Model Treaty on Extradition 2004, ये सारे जो भी लॉज हैं, ये सारे लॉज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। जैसे जिनेवा कन्वेंशन एंड देयर प्रोटोकॉल 1949 में 100 कंट्रीज़ ने साइन किया था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ को, ठीक है, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ बनी थी एक्स्ट्राडिशन पे। यूनाइटेड नेशन मॉडल ट्रीटी ऑन एक्स्ट्राडिशन में जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे उनको एक्सेप्ट किया गया था ट्रीटी में, और वो ग्राउंड्स भी बताए गए थे जिसमें रिफ्यूज़ कर सकता है कोई भी स्टेट एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन एक्स्ट्राडिशन 2004 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि उन एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा उन इंडिविजुअल्स का जिसको जो स्टेट ने रिक्वेस्ट की है, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि उस इंडिविजुअल के साथ टॉर्चर हो, उसको पनिशमेंट दी जाए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, एथनिसिटी, ओरिजिन, रेस एक्सेट्रा, ठीक है। इस वजह से अगर इन फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, ठीक, तो वो स्टेट जहाँ रिक्वेस्ट की गई है एक्स्ट्राडिट करने की, वो स्टेट रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हुआ था 2004 में। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट है केस लॉस पे। री कैस्टिनो केस और री मैनर केस, ये दोनों ही केस पॉलिटिकल ऑफेंडर या पॉलिटिकल ऑफेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन री कैस्टिनोई केस में कैस्टिनोई ने एक मर्डर किया था और स्केप करके स्विट्ज़रलैंड से इंग्लैंड चला गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड रिजेक्टेड द एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। द कोर्ट हेल्ड दैट एक्यूज्ड मर्डर इन ऑर्डर टू कॉज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस विच कंस्टिट्यूट अ क्राइम ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। देखिए, कैस्टिनोई ने एक स्टेट काउंसिल जो थे उनका मर्डर कर दिया था, ठीक है, पॉलिटिकल। अब ये कोर्ट ने ये फाइनलाइज किया कि एक्यूज ने जो मर्डर किया इन ऑर्डर टू कॉज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस किया, ठीक है, और उनका जो नेचर था जो क्राइम का वो पॉलिटिकल नेचर है, ना कि वो ऑर्डिनरी नेचर है, ठीक है।
तो इस बेसिस में इंग्लैंड ने रिजेक्ट कर दिया था एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। वहीं पे री मैन्योर केस में क्या हुआ था कि जो क्रिमिनल है, जो पर्सन था, वो एस्केप हो गया था पेरिस से, वो इंग्लैंड चला गया था आफ्टर ब्लास्टिंग अ बॉम्ब इन अ पब्लिक प्लेस इन पेरिस, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिट फ्रांस रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन, लेकिन इंग्लैंड ने रिफ्यूज़ कर दी थी, पर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि इंग्लैंड को एक्सेप्ट करनी चाहिए ये रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडिशन की, क्योंकि जो फ्यूगिटिव है उसने पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। कैस्टिनेओ केस में 1891 में ये माना गया क्योंकि उसने जो मर्डर हुआ है वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मींस जो मेन ऑब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना था, उसके पर्सुएंस में आके मर्डर हुआ है, तो पॉलिटिकल नेचर का है। री मैन्योर केस में ये बोला गया कि नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट करना, बॉम्ब का, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसने पहले से ही उसकी मेंस्ट्रिया ये बनी हुई थी कि उसको ब्लास्ट करना है पब्लिक प्लेस पे, और उसको पता था कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी इसका इफेक्ट जाएगा, वो भी इंजर हो सकते हैं, वो भी किल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने ये किया, तो ये पॉलिटिकल ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। री मैनर केस में ही जस्टिस केव ने वो पॉलिटिकल ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ तक मिस कर रहे हैं, कि जब भी एक्स्ट्राडिशन होता है तो ट्रीटीज़ तो फॉर्म होती हैं एक्स्ट्राडिशन की, ठीक है। पहले से ही ट्रीटीज़ फॉर्म होती हैं कि अगर हमारे यहाँ से कोई भी ऑफेंडर आपके यहाँ गया है, ठीक है, आप उसको एक्स्ट्राडिट करेंगे, पहले से ट्रीटीज़ में सर्टेन क्लॉज ये सब डिस्कस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो देना न देना का जो कंडीशन होती है वो गवर्नमेंट के पास तो होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जा सकती है, कोर्ट फिर इस पर अपना डिसीजन देता है, और कोर्ट का डिसीजन हाईएस्ट डिसीजन रहता है। जब आप विजय माल्या और नीरव मोदी का केस आप लोग पढ़ेंगे जब, तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे इंडिया में अभी भी एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट कैसे 1891 में 1894 में ही नहीं था, ठीक है, उससे पहले ही नहीं था। अभी भी एक्स्ट्राडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी इंडिया में एक पर्टिकुलर ऑफेंस करके, ठीक है, वो दूसरी कंट्री चले गए, ठीक है, और दूसरी कंट्री ने, कोर्ट ने कैसे ये डिसीजन दिया है। तो विजय माल्या, नीरव मोदी के केस पे मैं चाहूँगी कि आप लोग स्टडी करें, देखें चीज़ों को, ठीक है, फिर बाद में हम कभी इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।